दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सोहम वर्मा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो जून में री एग्जाम होने वाला है, इसको देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा पहले देखते हैं 3.0 वाला जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए। और जब इतना ज़्यादा वेटेज इसका है तो क्यों ना इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें। और इसमें कार्यक्रम कितना है, 1885 से लेकर 1947 तक का जो कार्यक्रम इसमें आता है, समय इसमें इसी तय तो आता है। इतने में जितनी घटनाएं पड़ी इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ को उठाएंगे। और आज इसमें हम 1992 से लेकर टीआरई में अब तक पूछे गए क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछे हैं उनके पूरे पेपर को उठाकर लाए हैं, उनको बेहतरीन तरीके से आपके सामने सॉल्व करेंगे। आप भी उसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले हम इसमें टीआरई में जो पूछे गए क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो अपने जो बीपीएससी पूछता रहा है उसके उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं कि चटगांव शस्त्रागार, बेहतरीन क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी, अब देखना क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन टीआरई फर्स्ट में पूछा गया। ये 6 to 8 में पूछा गया था, 1 to 5 वाले सिर्फ नहीं, जितने 1 से लेकर 12 तक के जो पेपर हुए उसमें जितने क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। चटगांव शस्त्रागार की घटना क्या घटी थी, आप यहाँ पर देखिए। भारत के मैप में जब देखने जाएंगे तो हमारा जो बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर अंग्रेजों का मुख्य रूप से क्षेत्र ही हुआ करता था। बंगाल वाला रीजन जो वर्तमान जो बांग्लादेश, ये भी पहले भारत का हिस्सा था। ये तो आज़ादी के बाद 1971 में बना ना। तो इसमें जो था यहाँ पर चटगांव नाम का एक शहर था। चटगांव शहर में अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार बना रखा था, मतलब वहाँ से शस्त्र वस्त्र लेके बाकी पूरे भारत में आक्रमण करने की कोई जरूरत होती तो वहाँ से लेकर जाया करते थे। तो वहीं पर इस शस्त्रागार को ही लूटने का प्लान बना लिया सूर्यसेन ने। क्या नाम था? सूर्यसेन। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, सूर्यसेन का नाम था। चटगांव शस्त्रागार को सूर्यसेन ने 1930 में लूटने का प्लान बनाया। वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। लेकिन इसमें प्रीति लता जो थी, महिला क्रांतिकारी पूछा है, प्रीति लता जो थी, इसमें जब कार्यवाही सैनिक कार्यवाही हुई तो सारे सब ये जो सूर्यसेन वगैरह जो इनके साथी थे सब भाग निकले, लेकिन प्रीति लता यहाँ से भाग नहीं पाई। तो इन्होंने साइडनाइट ले लिया था। क्या ले लिया था? साइडनाइट ले लिया था। साइडनाइट लेकर इन्होंने अपने आप आत्महत्या अपने खुद कर ली थी, मतलब इनको किसी ने माना नहीं था। और इनके इसके चलते सूर्यसेन जी को 1934 में फांसी दे दी गई थी। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बंगाल के सक्रिय क्रांतिकारी थे सूर्यसेन। चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन गहराई से पूछते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा कि महिला क्रांतिकारी के नहीं पता होगा, कम से कम 80% लोगों को नहीं पता होगा। तो प्रीति लता जी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यसेन के बारे में पता होगा। सूर्यसेन ने इनको लूटने का प्लान किया था 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बीपीएससी टीआरई में ही पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई में पूछा गया अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था, इससे संबंधित कौन नहीं था। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसमें संबंधित कौन नहीं था पूछा गया है, कौन संबंधित नहीं था। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अशफाक उल्लाह के संबंधित थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, कौन क्या नाम था? राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे इससे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद, ये मेन रूप से इसमें समझे थे। और काकोरी ट्रेन डकैती जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अब इस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नाम रखना, प्रेजेंट टाइम का करंट का अच्छा क्वेश्चन है, करंट का एक्शन कर दिया गया है। ये एक स्थान कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास का स्थान है। और उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार, उनका काम बस यही है कि जो नए शहर का नाम बदलना, जैसे कि लखनऊ का लखनपुर करने को सोच रहे हैं, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। ये नाम उनका बस यही काम उनका है, नाम बदले बस। तो यही काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती में लगभग 27 क्रांतिकारी भारत से गिरफ्तार किए गए थे। उसमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और इन लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग निकले थे। बाद में इनको पता है इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्होंने अपने खुद की गोली मार ली थी। मतलब इनको अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया तो इन्होंने खुद को अपनी गोली मार ली थी। अंग्रेज सैनिकों से खूब बहादुरी से लड़े, फिर जब इनके पास गोलियां खत्म होने लगी तो इन्होंने खुद को अपने गोली मार ली थी। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्रांतिकारी कौन से नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 नवंबर 1913 को, ये भी बीपीएससी तैयारी में पूछा गया क्वेश्चन है। गदर, ये गदर जो समाचार पत्र है, इसका पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो पहले अंक की बात करें तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। लेकिन गदर है क्या? गदर पार्टी थी। सोहन सिंह भाकना और लाला लाजपत राय, सोहन सिंह भाकना और लाला लाजपत राय ने एक पार्टी की स्थापना की। उसका पार्टी का नाम था गदर पार्टी। सबसे पहले गदर पार्टी का नाम आएगा तो सोहन सिंह भाकना का नाम आपके सामने आएगा। उसी पार्टी के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था गदर। और ये गदर इतना प्रभावित हुआ, ये सबसे पहले उर्दू भाषा में छपा, बाद में हिंदी, बांग्ला उसमें प्रसिद्ध भाषा थी। इन सभी भाषाओं में लगभग 4-5 भाषाओं में इनका जो अनुवाद किया गया। तो गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदी, उर्दू भाषा में। फिर बाद में गुरुमुखी में भी छपा और हिंदी में सभी छपा और उसके बाद बांग्ला में भी छपा। तो कई भाषाओं में छपा। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि इसी टीआरई का ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण क्या हुआ था? 1914 की घटना है। 1914 की घटना, जब द्वितीय विश्व चल रहा था तो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में सब अलग अलग जगह होने लगे थे। 1905 में जैसे कि
1905 में लंदन में 1905 में लंदन में सूर्य जो श्याम कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने सोसाइटी एक पार्टी की स्थापना की थी। उसी क्रम में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। गुरमीत सिंह नहीं थे, गुरुदत्त सिंह नाम के एक व्यक्ति थे भारत में। क्या नाम था? गुरुदत्त सिंह नाम के व्यक्ति थे। इसको जरा एक इंडिया मैप में, वर्ल्ड मैप में आप समझिए एक बार जरा। क्या था कि भारत का जो यहाँ पर कलकत्ता में बजबज बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? बजबज बंदरगाह। कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर, कनाडा देश देख रहे हैं यहाँ पर, कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर कुछ सैनिकों को लेकर गए। 376 यात्री में सवार थे। ये वहाँ पर जाकर कुछ क्रांतिकारी घटनाएं करना चाहते थे कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि कोई यहाँ पर इंग्लैंड में बैठा था, कोई यहाँ पर कनाडा में बैठा था, कोई यहाँ पर श्रीलंका में बैठा था। ये सब अलग अलग जगह से क्रांतिकारी घटनाएं भारत के आदि के लिए सब प्लान किए जा रहे थे। तो उसमें इंग्लैंड को जब बात पता चल गई तो इंग्लैंड ने कनाडा पर दबाव बनाया। इंग्लैंड को, यहाँ पर इंग्लैंड के कर्मचारी भारत में थे, इनको बात पता चली कि कनाडा पर दबाव बना दिया। तो कनाडा के लोगों, कनाडा की सरकार ने यहाँ पर इस जहाज़ को लंगर डालने यहाँ पर नहीं दिया था। जो वैंकूवर द्वीप यहाँ पर था, वैंकूवर द्वीप पर लंगर डाल नहीं दिया, तो जहाज़ वापस आ गया था। और यहाँ पर जब वापस आया तो अंग्रेजों ने खूब मजाक गुरुदत्त सिंह का उड़ाया था। तो आप ध्यान रखेंगे गुरुदत्त सिंह की घटना कब की? 1914 की कामागाटा मारू प्रकरण था। 376 यात्री थे, गुरुदत्त सिंह ने जहाज़ को किराए पर लिया था। तो अपना क्वेश्चन तो कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। जिसमें गुरमीत सिंह लिख रखा था, तो गुरमीत सिंह तो उत्तर नहीं हो सकता है, यानी कि इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। हरनाम सिंह, करतान सिंह, गुरमीत सिंह नहीं है। अब यहाँ पर याद रखेंगे गुरुदत्त सिंह है। कहाँ से कहाँ तक गया था? तो बजबज बंदरगाह कलकत्ता से लेकर वैंकूवर द्वीप तक गया था। यहाँ पर देखो वैंकूवर द्वीप लिख रखा है, कनाडा में स्थित है। और क्यों नहीं होने दिया? कि लंगर न डालने दिया गया था। क्यों नहीं डालने दिया गया? क्योंकि इंग्लैंड सरकार ने वहाँ पर दबाव बना दिया था कनाडा के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? बिहार एग्जाम के लिए बिरसा मुंडा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बिरसा मुंडा जो थे रांची झारखंड के क्षेत्र में कार्यरत थे। रांची झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करती थी, फिर वर्तमान में अब नहीं है। चंपारण आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यहाँ पर राम कुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण करेक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सभी वहाँ पर उपस्थित थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सभी लोग वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में थे। कभी अगर चंपारण सत्याग्रह क्वेश्चन बनता है अभी तो बेहतरीन तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और बलिया जो था, बलिया को बागी अंग्रेजों ने कहा था। बलिया कहते थे, बलिया 1942 में अंग्रेजों से आज़ाद कर लाए थे। चीतू पांडे यहाँ के बहुत ही सक्रिय नेता थे। चीतू पांडे यहाँ पर समांतर सरकारें बलिया में 1942 में ही बन गई थी। तो आपसे पूछेगा कि समांतर सरकारें कहाँ कहाँ बनी? तो 1942 में बलिया में बनी थी, 1943 में सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकार बनी थी। कुल मिलाकर 4 जगह समांतर सरकार में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ की चली थी। कहाँ की? महाराष्ट्र वाली चली थी, सतारा महाराष्ट्र वाली। तो 1942 में कहाँ चली थी? तो बलिया को बागी बलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन से थे? तो तात्या टोपे को तो आप जानते हैं, कानपुर से लड़ रहे थे। तात्या टोपे का आप ओरिजिनल नाम जानते हैं क्या था? उनका पूरा नाम था आत्माराम पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था। और नाना साहब भी कानपुर से लड़ रहे थे। और 1857 की क्रांति में अगर बिहार के नेता देखा जाए, तो अगर जो बिहार के प्रमुख नेता देखा जाए तो कुंवर सिंह थे, जो आरा बिहार से लड़ रहे थे। क्या नाम था? कुंवर सिंह, आरा बिहार से लड़ रहे थे। बीपीएससी 3.0 जो पेपर कैंसिल हो गया है, उसमें पूछा गया था इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1858 में, 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 में, 70 साल के 1857 में ही थे। इनकी जिम्मेदारी छीन गई थी, इसलिए लड़ रहे थे। और क्रांति में अगर जो बात करें तो पटना से पीर अली थे, गया से करीम अली थे, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, लखनऊ से लियाकत अली, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बड़े बड़े नेता थे। ये सब चीज़ें याद रखना। बिहार के प्रमुख नेता की पूछा है तो बिहार के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो कि आरा बिहार से लड़ रहे थे। 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिछला क्वेश्चन ये बन चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखने आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप पहले समझिए पूना समझौता था ही क्या। तो समझिए, देखिए 1930, 1931 और 1932, 1930, 1931 और 1932 में होते हैं। 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के अगर जो कोई व्यक्ति थे तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू। तो 3 लोग थे जो भाग लिए। अम्बेडकर का मुख्य नाम से आप याद रखेंगे। अम्बेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब देखते हैं 30 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता था, महात्मा गांधी उसमें भाग नहीं लिए। उस समय भारत में चल रहा था सविनय विज्ञान आंदोलन। 1930 में काफ़ी तेजी जोर शोर से चल रहा था सविनय विज्ञान आंदोलन। भारत का वायसराय उस समय इरविन था। क्या नाम था उसका? भारत का वायसराय इस समय इरविन था। इरविन बहुत परेशान, जब 1930 में भाग नहीं लिया। और उस समय जो है पूना समझौता के समय इसके ये क्या नाम इसका गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। मैकडोनाल्ड ने इरविन पर दबाव बनाया, क्यों नहीं आ रहा महात्मा गांधी? क्योंकि भारत में एक ही बड़ी पार्टी, एक ही सिर्फ बड़ी पार्टी थी, एक ही सिर्फ बड़ी पार्टी, उसका नाम था अपना, एक बड़ी पार्टी उसका नाम महात्मा गांधी जी की, वो भी कांग्रेस बड़ी पार्टी। और जब ये भाग नहीं ले रहे तो दिक्कत,
मैकडोनाल्ड को दिक्कत होती थी। तो इरविन पर दबाव बनाया गया। इरविन ने महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग मान ली और 5 मार्च 1931 को गांधी में समझौता हो जाता है। और गांधी ने समझौते में बात चली कि 1931 का जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें महात्मा गांधी भाग लेंगे। महात्मा गांधी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन भाग लेने के लिए गए। किंग्सले हॉल में ठहरे। सरोजिनी नायडू भी साथ में गई थी, लेकिन इसमें जो है सांप्रदायिक पंचायत की बात की गई। सांप्रदायिक पंचायत की बात की गई, महात्मा गांधी वहां से उठकर चल दिए। लिबरल पार्टी का उसमें नेता था, मतलब जो लिबरल पार्टी थी, लिबरल पार्टी का नेता उस समय था ब्रिस्टल चर्चिल। ब्रिस्टल चर्चिल विपक्ष का नेता था। उसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी साड़ी वही धोती पहनकर गए थे, कुर्ता धोती वही समय। अर्धनग्न फकीर का उसने कहा 1931 में ही कहा था। कोटेशन याद रखना कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। उसमें विपक्ष का नेता था, मैकडोनाल्ड में प्रधानमंत्री था। तो ये सब चीज़ें पूरी बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखने वाली होंगी। इसके बाद अगर देखें तो 1931 के बाद 1932 में जब महात्मा गांधी भाग लेने नहीं गए तो उसमें सांप्रदायिक पंचायत घोषित कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत में क्या था? दलित वर्गों को जो है, दलित वर्गों को अलग से क्षेत्र देने की बात की गई। इसमें महात्मा गांधी, तो जब 1932 में इसमें महात्मा गांधी जेल चले गए थे, तो 1932 में जब ये चीज़ें पता चली महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने अम्बेडकर के साथ पूर्ण समझौता किया। महात्मा गांधी यरबदा जेल में थे, वहाँ पर इन्होंने अनशन भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल के बाद जब महात्मा गांधी की मुलाकात होती 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को होता है पूना समझौता। पूना समझौता पुणे की यरबदा जेल में होता है। अम्बेडकर वर्सेस गांधी के मध्य में होता है। अम्बेडकर वर्सेस गांधी के मध्य में पूना समझौता होता है, गांधी के मध्य में। और पुणे समझौते में क्या होता है, आप यहाँ पर एक बार भारत का मैप देखिए, उसमें चीज़ें स्पष्ट होंगी। भारत का मैप एक बार हम ड्रा करते हैं, दिखाएंगे कहीं यहीं पर ड्रा कर लेते हैं। सीधे देखिए मैप हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर सीधे ड्रा करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो भारत के मैप में अगर जो आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र यहाँ पर मान लो ऊपर, अरे यार छोटा पड़ गया थोड़ा, मान लो यही, सॉरी, पूरा क्षेत्र ही मान लो है। तो यहाँ पर मान लो जो लखनऊ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पर लखनऊ का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों में जगह जगह अलग अलग पार्टी, अलग अलग दलित वर्गों को महात्मा गांधी ने 148 सीट दे दी। जबकि अंबेडकर गांधी जैसे सिर्फ 71 सीट मांग रहे थे। अंबेडकर काफ़ी प्रसन्न हो गए, अंबेडकर के साथ दलित भी काफ़ी प्रसन्न हो गए। इसी को ही पूना समझौता कहा गया, जो यरदौद जेल में 1932 में होता, 24 सितंबर 1932 में होता, दलित वर्गों के लिए होता। चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, दलित वर्गों के लिए हुआ था। 71 सीट की जगह महात्मा गांधी जी को कितनी सीटें दी गई? महात्मा गांधी को दी गई थी, दलितों को महात्मा गांधी ने दी थी 148 सीटें दी थी। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कितनी सीटें दी थी? 148 सीटें थी। अंबेडकर ने कितनी सीटें दलितों के लिए मांगी थी? 71 सीटें मांगी थी। लेकिन गांधी जी ने पूरे भारत में दिया था, पूरे भारत में दिया था। लेकिन अंबेडकर साहब जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज चाहते थे इनको एक क्षेत्र में दे दिया जाए। और आगे चलकर अंग्रेज काफ़ी दूरदर्शी हुआ करते थे। ये आगे चलकर जो दलित भी अपने क्षेत्र की मांग करते, जैसे वर्तमान में ये क्षेत्र पूरा पाकिस्तान बन गया था, ये आगे चलकर फिर से क्वेश्चन बन जाता। इसीलिए मतलब महात्मा गांधी अलग क्षेत्र देना नहीं चाहते थे। तो क्वेश्चन समझ में आया। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। अंबेडकर साहब इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। जंतर मंतर का निर्माण, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। पिछली हिस्ट्री, जो मेडिवल हिस्ट्री तो नहीं कह सकती इसको, उसकी भी पहले की हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। एक मिर्जा राजा जय सिंह राजस्थान के राजा थे, जयपुर के थे। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह थे। उन्होंने जयपुर का भी निर्माण कर, जयपुर को किसने बसाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने बसवाया था। इन्होंने ही जंतर मंतर बनवाई थी। इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई, इनका नाम जंतर मंतर रखा गया। एक बनवाई इन्होंने यूपी के इलाहाबाद में, एक बनवाई इन्होंने बनारस में, एक बनवाई आगरा में, एक बनवाई दिल्ली में और एक जयपुर में। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो इसमें से अकबर के दरबार में जरूर रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। लेकिन अकबर ने वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया, वेधशालाओं का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप कभी जब राजस्थान का राजवंश पढ़ेंगे उसमें आपको कभी हम आपको महाराणा प्रताप के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चीज़ें बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। कभी महाराणा प्रताप के बारे में, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में और रावचंद्र सेन के बारे में कभी बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। आपसे पूछेगा आनंद मठ की भाषा कौन सी, तो आप कहेंगे बंगाली भाषा है। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। आपसे पूछेगा आनंद मठ में जो लिखा है वंदे मातरम, ये कौन सी भाषा में है, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में। है ना गजब की बात। संस्कृत, जो आनंद मठ जो बंगाली भाषा में लिखा गया, बांग्ला भाषा में लिखा गया है, उसी आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक और उपन्यास है देवी चौधरानी। देवी चौधरानी भी इनका ही उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस,
कहा पूछा गया सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई विभाजन हुए। सबसे पहला विभाजन इसका 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ, 1918 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद प्रथम विभाजन कब हुआ, 1969 में हुआ। 1969 में कांग्रेस दो भागों में बटी थी, ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस। न्यू कांग्रेस इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, ओल्ड कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में होंगी। तो कांग्रेस का जो पहला विभाजन पूछे तो कब हुआ था, 1907 में। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। और इसमें कांग्रेस जो दो भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल। किसमें बट गया, 1907 में कांग्रेस दो भागों में बटा, गरम दल और एक था नरम दल। इन दो भागों में कांग्रेस बढ़ गया, गरम दल नरम दल में कांग्रेस बढ़ गया। राष्ट्रवादी बोस अध्यक्ष थे, सूरत अधिवेशन में बटा था। इसकी फूट कब पड़ी, इसका स्टार्ट कब हो गया था ये, तो 1905 में। 1905 में जब भारत में धीरे धीरे गरम दल वालों को कांग्रेस में प्रवेश हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 1885 से लेकर 1905 के काल को भिक्षावृत्ति का काल कांग्रेस का कहा गया है। तो बाद में जब ये गरम दल वाले बढ़े तो इनमें जो होड़ नहीं लगने लगी। गरम दल वाले चाहते थे कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नरम दल वाले चाहते थे हम कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो इसमें गरम दल के जो नरम दल के नेता अध्यक्ष बन गए, तो पार्टी जो है दो जगह टूट गए, गरम दल नरम दल। करजन, आप जानते हैं कि 1905 में करजन वायसराय था। करजन कहता, करजन ने एक बात कही थी कि कांग्रेस अंतिम चरणों में है, कांग्रेस अपने अंतिम चरणों में है, इच्छा करता हूं कि मेरी इच्छा है कि इसके मरने में मदद कर सकूं। करजन कहता था कि कांग्रेस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और मैं चाहता हूं कि इसकी मरने में कांग्रेस की मैं मदद कर सकूं, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस के मरने में मदद कर सकूं। तो यहाँ से आप देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इसका जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब मिले, कब थे, तो 1907 में। कब मिले थे, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार थे। तो इन लोगों ने कभी कभी जब फिर से आएगा 1916 तो फिर भी बेहतरीन तरीके से और डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। कहाँ गया, ये देखिए, सॉरी। तो ये हमारे आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। और अगर जो आप ऐसे ही वीडियो, दूसरा वीडियो भी इसी से बनेगा, 2-3 वीडियो के बाद आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आधुनिक भारत का पूरा, आधुनिक भारत जितने क्वेश्चन बने हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप वर्ल्ड मैप में भी आपको समझाने की कोशिश की, चीज़ों को और लिया है। 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट दे देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जय हिंद दोस्तों। अगर प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों। फिर से किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।